अस्सलाम वालेकुम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट चैप्टर में आज हम जो पढ़ेंगे जी वो है जी एम्पेयर्स लॉ। और एम्पेयर्स लॉ जो है ये है कि अगर आपके पास एक वायर है, वायर में करंट का फ़्लो होगा, जब भी वायर में करंट का फ़्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे एम्पेयर्स लॉ की मदद से। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरीके से गॉस लॉ काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हमने ये देखा था कि जो गॉस लॉ है ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक रॉड है और इस रॉड के ऊपर चार्ज है और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिमेट्रिकल एक बाउंड्री ड्रा की थी। तो लेट्स सपोज ये आपके पास कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जितना पॉइंट राइट की तरफ होगा उतना ही हम लेफ़्ट की तरफ लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक बाउंड्री जो है वो ड्रा कर ली थी और एक जो है वो सिलेंडर बना लिया था। और ये जो हमारे पास सिलेंडर था इसको हमने नाम दिया था कि ये हमारे पास जो है गाजियन सरफेस है। और ये जो गाजियन सरफेस है ये सिमेट्रिकल गाजियन सरफेस है और इसके इस सिमेट्रिकल गाजियन सरफेस के अंदर रह के हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है ना हमने एक और भी एग्ज़ाम्पल सॉल्व की थी, उसमें हमने एक शीट ली थी जी। तो एक इनफाइनाइट शीट थी और इस इनफाइनाइट शीट के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन थी और इनफाइनाइट शीट पे जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन थी इसकी वजह से हमने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एक गाजियन सरफेस जो है वो ड्रा करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर और इसके इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो गॉस लॉ है इसको हम यूज़ करेंगे सिमेट्रिकल गाजियन सरफेस के लिए। इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे जी एम्पेयर सर्किटल लॉ। और एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है ये हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। गॉस लॉ का हमने फार्मूला लिखा था इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड या जो चार्जेस का कांस्टेंट। अब इसी तरीके का फार्मूला हम बनाएंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ में टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है ये हमें क्या बताता है? एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है ये हमें बताता है अगर आपके पास एक वायर है और उस वायर में करंट का फ़्लो हो, अगर आपके पास एक वायर और इस वायर में करंट का फ़्लो हो तो जब भी वायर में से करंट का फ़्लो होगा, करंट के फ़्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये हमें ऑस्टर्ड ने बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर में जब भी करंट का फ़्लो होगा, करंट के फ़्लो की वजह से सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें मिलेगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम जो लॉ यूज़ करेंगे वो है एम्पेयर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ इस वजह से हम इसको कहेंगे क्योंकि ये जो वायर होगी इस वायर को हम ये जो वायर है ना ये ओपन नहीं है बल्कि ये क्लोज है। तो ये किसी बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट होगी। तो लेट्स सपोज के ये जो अपर एंड है ये बैटरी का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब आपके पास ये जो कंडक्टर है ये कोई क्लोज सर्किट होगा। तो इस क्लोज सर्किट में हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे।
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस तरीके से गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस ड्रा करते थे, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए किसी पॉइंट के ऊपर हम एम्पेयर्स लॉ यूज़ करेंगे और उस पॉइंट को इनक्लोज़ करने के लिए हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। उस क्लोज सरफेस को हम नाम देंगे एम्पीरियन लूप का। तो लेट्स सपोज कि आपके पास ये जो वायर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मैंने एक वायर बनाई है, तो किसी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की ये जो वैल्यू होगी इस लाइन के ऊपर, आप यूँ समझ लें कि जो हमारा एम्पीरियन लूप होगा वो इसी पॉइंट को जो है वो इनक्लोज करेगा। तो सेंटर से लेके, यानी वायर के सेंटर से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस R, तो जितना डिस्टेंस राइट की तरफ है उतना ही पॉइंट आप लेफ़्ट साइड पे ले लो, तो ये भी डिस्टेंस आपके पास R होगा। ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस जो है वो भी R। तो हर जगह से आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम होगी। और ये जो पाथ होगा, ये पाथ कैसा है, इस पाथ का नाम है एम्पीरियन पाथ। एम्पीरियन पाथ, या हम इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप, क्योंकि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चूँकि क्लोज है तो ये जो पाथ होगा ये भी क्लोज पाथ होगा। तो इस क्लोज पाथ के ऊपर जो है हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड ए क्लोज पाथ। इस क्लोज पाथ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका हमने लेना है लाइन इंटीग्रल। तो आप काम ये करो कि ये जो आपके पास एम्पीरियन पाथ है, इसी एम्पीरियन पाथ के ऊपर ही तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम यहाँ से एक जो है ना बना लेते हैं, लेंथ एलिमेंट बना लेते हैं। तो ये आपके पास एक लेंथ एलिमेंट, इस लेंथ एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ DL का। और इस लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन लेनी है आपने। तो यहाँ पे हम ये कह लेते हैं कि ये जो हमने लेंथ एलिमेंट लिया है इसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन है। और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी टेंजेंट होगी। अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पूरे पाथ में आपने हमेशा वही लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन लेनी है। तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम सेम कंसीडर करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होगा जी, ये आपके पास है B.dl, B मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपके पास क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ पे हमने एक छोटा सा पोर्शन जो है वो लेंथ का लिया है और इसको हम कह लेते हैं ये लेंथ एलिमेंट DL है। तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट और लेंथ एलिमेंट भी टेंजेंट, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो आपके पास है सेम, तो B.dl। लेकिन अब हम जो काम करेंगे ना वो है जी लाइन इंटीग्रल लेना है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ। तो ये जो क्लोज पाथ है वो क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो एम्पीरियन लूप है ना ये क्लोज है। तो चूंकि एम्पीरियन लूप क्लोज है तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के साथ जो है हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक क्लोज लूप है। इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इज़ इक्वल टू म्यू नाट जो है ये हमारे पास है प्राइमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में लिखी थी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 जो है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर टाइम्स मल्टीप्लाई टोटल करंट पासिंग थ्रू एनी क्लोज पाथ। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? मल्टीप्लाई करना है करंट के साथ, क्योंकि यहाँ से करंट जो पास हो रहा है वो आई करंट पास हो रहा है। अच्छा जी, अब अगली बात ये है कि ये जो हम क्लोज पाथ बनाएंगे, ये लाजमी नहीं कि ये सर्कल की तरह का हो। तो ये जो क्लोज पाथ या जो एम्पीरियन लूप है, ये एम्पीरियन लूप इस तरह का होगा कि जो आपके पास जो करंट है वो उसको टच करके जा रही हो। तो आप ये कह लो कि अगर आपके पास ये एक वायर है और इसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो ये इस तरीके से हम एक क्लोज पाथ ले लेंगे। और अगर आपके पास जो है ये करंट आई है, तो आप जो है ये आपका एक क्लोज पाथ है, तो आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये आपके पास जो है ये क्लोज पाथ है, या आप ये कह लो ये एक वायर है और इसके ऊपर जो है ये मेरा एक एम्पीरियन पाथ है। ये जो मेरा हाथ है ये एम्पीरियन पाथ है जो कि इसको टच करके जो है वो जा रहा होगा, या ऐसे इसमें से पास होके जो है वो बाहर निकल रहा है। अब ये जो करंट है ना, ये इस तरीके से बाहर निकलनी चाहिए जिस तरीके से मोमबत्ती में से एक धागा जो है वो बाहर निकल रहा होता है, और मोमबत्ती की जो सरफेस है ना उसको आप एक एम्पीरियन पाथ जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास ये जो करंट है, ये करंट कैसी होनी चाहिए? ये इस तरह से आनी चाहिए जिस तरीके से एक सरफेस से थ्रेड जो है वो बाहर आता है। तो चाहे आप जो है सरफेस को इस तरह से बना लो, चाहे जो है आप एम्पीरियन पाथ जो है वो इस तरह से बना लो, तो ये जो वायर है इसको वायर जो है ये सरफेस को टच करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आपके पास ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3 वायर्स पड़ी हुई हैं, तो लेट्स सपोज के अगर आपके पास जो है ना 3 करंट पास हो रहे हैं। लेट्स सपोज जो है एक करंट जो है इसको मैं डॉट से शो कर लेता हूँ और इसको आप नाम दे दो I1, और एक जो है मेरे पास है क्रॉस, इसको आप नाम दे दो I2। तो डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब है आउट ऑफ पेज, और क्रॉस का मतलब है इनटू पेज। तो इस डॉट का मतलब है यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस का मतलब करंट इसके अंदर जा रहा है। और एक और ले लेते हैं करंट, लेट्स सपोज जो है ये आपके पास तीसरा करंट I3 है, और इसको जो है इसको भी हम डॉट से जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो एक रीजन के अंदर, इस रीजन में जो करंट के फ़्लो हो रहे हैं, 3 करंट जो है, 2 करंट बाहर आ रहे हैं, एक करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एम्पीरियन पाथ जो है वो ड्रा कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है ये आर्बिट्रेरी शेप का जो है वो एम्पीरियन पाथ है। इससे पहले जो है हमने जो एम्पीरियन पाथ बनाया था, ये एम्पीरियन पाथ जो है ये क्लोज था और ये सिमेट्रिकल था। इससे पहले इस केस में मैंने सिमेट्रिकल बनाया था, तो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि ये सिमेट्रिकल हो, ये आर्बिट्रेरी शेप का भी हो सकता है। तो काम हमने बस ये करना है। इसके लिए अब हम जो एम्पेयर्स लॉ लिखेंगे, वो एम्पेयर्स लॉ जो है वो इन 2 करंट के लिए हम लिखेंगे, इस करंट को शामिल नहीं करेंगे। वजह क्या होगी कि I1 और I2 जो है ना, ये एम्पेयर्स लूप से या एम्पीरियन पाथ से I3 जो है वो बाहर आया हुआ है। तो अब जो हम लिखेंगे इस सिस्टम के लिए, जो हमने एम्पेयर्स लॉ बनाना है, वो आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल B.dl, और dl क्या होगा, जो हम यहाँ से लेंथ एलिमेंट जो है वो बनाएंगे, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब टोटल करंट क्या होगा, जो एम्पेयर्स लॉ में इनक्लोज्ड होगा। ये जो करंट है, ये करंट कौन सा होगा, इनक्लोज्ड करंट।
और कौन सा इनक्लोज करंट, जो एम्पेयर्स लूप के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, तो I1 माइनस I2 लिख लो। I1 जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको हम प्लस का साइन दे देते हैं, और I2 जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, इसको माइनस का साइन दे देते हैं। तो ये आपके पास जो है इस सिस्टम के लिए एम्पेयर्स लॉ जो है वो हम लिखेंगे। I3 जो है इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो अब ये जो सिस्टम है इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं जी ज़रा। तो यहाँ पे बेटा आप स्टेटमेंट लिख लें, हेडिंग लिख लें एक्सप्लेनेशन। अब जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था इसको अब हम लिखेंगे। सपोज 3 वायर्स कैरिंग करंट I1, I2 एंड I3, 3 करंट्स है, एक I1, I2 और I3। मैग्नेटिक फील्ड B इज़ दी नेट इफेक्ट ऑफ ऑल करंट्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है, ये नेट इफेक्ट ऑफ ऑल करंट्स है। यहाँ पे ना आपने लिख लेना है, एक लाइन और लिखें जी, और ये लाइन आपने लिखनी है कंस्ट्रक्ट एन एम्पीरियन लूप अराउंड I1 एंड I2। तो ये एक लाइन और आपने लिख लेनी है। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ वी इंक्लूड ओनली करंट्स I1 एंड I2 बिकॉज दीज वायर्स आर इनसाइड द एम्पेयर्स लूप। तो I1 और I2 को हमने एम्पेयर्स लूप के अंदर रखा हुआ है, इसलिए इसको हम शामिल करेंगे। while I3 is outside of loop, therefore does not include. The current I1 is out of page, which is taken as positive, while I2 is into the page, which is taken as negative. Then by Ampere's law क्या बन जाएगा, क्लोज्ड पाथ में, क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट कौन सा, करंट इनक्लोज्ड। तो कौन सा जी, एक I1 एक I2। I1 जो है ये इसको डॉट से शो करें, आउट है, आउट ऑफ द पेज, इसको हम लिख रहे हैं पॉजिटिव, और जो करंट इनटू द पेज आ रहा है वो है I2, इसको हम लिखेंगे नेगेटिव के साथ। तो ये हमने एम्पेयर्स लॉ जो है इसको एक्सप्लेन कर लिया है 2 वायर्स के लिए। अच्छा जी, अब हम करेंगे जी, अगला जो स्टेप होगा हमारा वो है प्रूफ हमने करना है एम्पेयर्स लॉ का। तो इसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे, एक वायर है और इस वायर में करंट का फ़्लो हो रहा है, और जो करंट का फ़्लो हो रहा है वो है करंट I। अच्छा जी, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। लेट ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट I डायरेक्टेड आउट ऑफ पेज एज शोन इन फिगर। इस लाइन के बाद आपने डायग्राम बना लेनी है, और डायग्राम ये है कि आपने एक कंडक्टर ड्रा करना है, और कंडक्टर कैसा है, डॉट का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ द पेज जा रहा है। तो जब भी एक कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे ये कंडक्टर है तो इसमें से मैग्नेटिक, अगर करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर करंट डाउन टू अप है तो इसको हम राइट हैंड में इस तरह से पकड़ेंगे, थंब करंट और कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप देखो तो करंट किधर जा रहा है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो कंडक्टर की लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम नाम दे देते हैं R का। और इस पूरी वायर के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ये आपके पास जो है हमेशा सेम रहेगी। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बनेगी।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई जी। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेट अप अराउंड ए वायर एंड हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स अराउंड द at all points that are at the same distance r from the wire. Next step है, draw an Amperian loop at a distance r enclose the current carrying wire. तो ये जो आपके पास आई करंट पास हो रहा है, इसके बाहर फिर आपने क्या करना है, एक एम्पीरियन लूप ड्रा करना है एक डिस्टेंस r के ऊपर। तो ये जो एम्पीरियन लूप होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल ऊपर ही आ जाएगा। तो ये हम डॉटेड लाइन में एक एम्पीरियन लूप जो है इसको ड्रा कर तो डॉटेड लाइन में हमने एम्पीरियन पाथ जो है ये जो है इसको ड्रा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि चूंकि हमने प्रूव करना है तो आपको ये पता है कि जब भी एक वायर है और इस वायर में करंट का फ़्लो होगा, करंट के फ़्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैलकुलेट किया था बायो-सेवर्ट से। बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन थी और उसमें हमने लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, B = μ0I/2π इंटू डिस्टेंस। तो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस हमारे इस केस में r है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप ये करो कि यहाँ से एक आपने लेना है जी एक लेंथ एलिमेंट लेना है और इस लेंथ एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं dl और इस लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी ये हम कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमारे इस केस में अगर आपके पास वायर में से करंट पास हो रहा है और करंट किधर जा रहा है, आउटवर्ड, तो राइट हैंड रूल से फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएंगी, टेंजेंट की डायरेक्शन बनाएंगी। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन होगी ये सेम होंगी। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हम क्या कंसिडर करेंगे, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन। देन यूजिंग एम्पेयर स्टेटमेंट, और एम्पेयर स्टेटमेंट थी एक क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा B.dl, ये किसके बराबर आ जाएगा। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको अगर आप ओपन करें तो आपके पास वैल्यू आएगी B.dl इंटू cos थीटा। तो A.B जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A.B को हम लिख सकते हैं AB cos थीटा। तो हमारे इस केस में है B.dl, इसको हम लिखेंगे B.dl इंटू cos थीटा। तो जिस डायरेक्शन में dl है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो B इज़ पैरेलल टू dl, सो थीटा = 0 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल B.dl = B.dl इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू आ गई 1, तो B को बाहर निकाल लो, इंटू dl, तो B इंटू dl। अब dl क्या होगा, ये जितने भी आप इस क्लोज पाथ में लेंथ एलिमेंट बनाएंगे, इन सारे के सारे लेंथ एलिमेंट को अगर हम ऐड कर लें, इंटीग्रेशन की हुई है मतलब ऐड करना है, कंटिन्यूस ऐड करना है, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी 2π इंटू लेंथ, 2π इंटू रेडियस। तो रेडियस आपके पास जब आ जाएगा तो ये आपके पास सरकमफ्रेंस बनेगा। ये जितने भी dl बनेंगे इस क्लोज पाथ में, इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2π इंटू r जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आप लिख लें जी, क्लोज इंटीग्रल dl, इसकी वैल्यू हमने लिखी है 2π इंटू r। और उसके बाद जो है ना हमें ये भी पता है फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसकी वैल्यू होती है μ0I डिवाइडेड बाय 2π इंटू r। तो B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर से कट गया, 2 पाई आर से कट गया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये हमने एम्पेयर्स लॉ जो है इसको यहाँ पे प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट जी हम पढ़ेंगे प्रूफ के बाद डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ बनाने के लिए आप देखो कि ये जो आपके पास वायर है जिसमें से करंट बाहर की तरफ आ रहा था और इसके अबाउट ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने एम्पेयर्स लूप के अंदर जो है वो बंद किया है। तो अगर आप ये कंसिडर कर लो कि ये जो आपके पास ये जो क्लोज पाथ है ये एक सरफेस है, तो अगर आपके पास जो है ये जो सरफेस है तो इस सरफेस में से करंट जो है वो बाहर आ रहा है। तो अगर सरफेस में से करंट बाहर आ रहा है देन वी नो दैट करंट डेंसिटी इज करंट डेंसिटी जो है इसको हम J से डिनोट करते हैं और करंट डेंसिटी है करंट पर यूनिट एरिया। और अगर आपके पास जो है एक स्मॉल पोर्शन, अगर हम यहाँ से एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक स्मॉल पोर्शन है जिसमें से करंट जो है वो बाहर आ रहा है, या ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में से एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आप कंसिडर कर लो कि ये आपके पास ये जो कंडक्टर है इसमें अगर करंट जा रहा है आई, तो इसमें से अगर हम एक स्मॉल पोर्शन जो है वो कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज ये पोर्शन, तो अगर इस पूरी वायर का यानी ये जो है हिस्सा, इसको मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ, तो इसका अगर एरिया जो है वो कैपिटल ए है तो ये जो स्मॉल पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा स्मॉल ए। तो इस स्मॉल पोर्शन में से जो करंट पास हो रहा है वो आपके पास है डी आई। तो जे इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय डी ए, और इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो डी आई इक्वल टू जे करंट डेंसिटी इंटू डी ए। बोथ साइड पे आप इंटीग्रेशन ले लें ताकि हम इस होल सरफेस को सॉल्व कर सकें, इस पूरे कंडक्टर को सॉल्व कर सकें। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल जे इंटू डी ए, और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जे डॉट डी ए, और जे डॉट डी ए बनेगा जे डी ए इंटू कास थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 0। अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये आपके पास सरफेस एरिया और करंट जो है वो करंट डेंसिटी जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो जे डॉट डी ए इसकी किसके बराबर हो जाएगा, जे डी ए कास 0। तो कास 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में जो है वो लिख लिया जी। इसको जो है आप कह दें जी ये आपके पास इक्वेशन नंबर, चले मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ। वी नो दैट, अच्छा इधर देखो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे करंट स्केलर है ना, तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वी नो दैट बाय एम्पेयर्स लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 में पुट करें, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास जो आंसर बनेगा ये जी बेटा आ गया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल आई की जगह क्या आ जाएगा जे डॉट डी ए। और अगर आप क्लोज पाथ बनाएं तो इसको भी मैं इस तरह से लिख लेता हूँ और इसको भी आप कंसिडर कर लें क्लोज पाथ। इसको आप कह दें जी इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग
स्टोक्स लॉ, या आप लिख लो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ। तो ये हमने जो है थर्ड ईयर में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, जो हमारा वेक्टर वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था ई डॉट, या इसकी जगह मैंने लिखा था वी डॉट वी वेक्टर फील्ड डॉट डी एल इक्वल टू डेल क्रॉस वी इंटू डी ए। तो जो आपके पास लाइन इंटीग्रल है, मतलब आपके पास अगर आप एक स्मॉल पोर्शन, एक वेक्टर फील्ड आप ले लो ए या वी, तो ये जितनी भी वेक्टर फील्ड है अगर आप इसको कर्ल कर दें, कर्ल करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास जो है जितनी भी वेक्टर फील्ड हैं ये रोटेट हो जाएंगी, कर्ल हो जाएंगी, और ये आपके पास एक क्लोज सरफेस जो है वो बनाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास ये जो बी एल, ये जो आपके पास एक लेंथ एलिमेंट, फिर दूसरा लेंथ एलिमेंट, तीसरा लेंथ एलिमेंट, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसको अगर हम रोटेट करवा दें तो फिर हमारे पास जो है ये एक क्लोज पाथ जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या कंसिडर करो, अब देखो v ने किससे रिप्लेस होना है, b के साथ रिप्लेस होना है। तो फिर आपके पास यहाँ पे बन जाएगा ये जो वैल्यू v डॉट डी एल, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, b डॉट डी एल इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डेल क्रॉस v की जगह आ जाएगा b इंटू डी ए। तो इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो, दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम, तो राइट आपके पास आ जाएगी सेम, क्लोज इंटीग्रल बी डेल क्रॉस बी इंटू डी ए इक्वल टू म्यू नॉट क्लोज इंटीग्रल जे डॉट डी ए। इसको उठा के लेफ़्ट शिफ्ट कर लें। डेल क्रॉस बी इंटू डी ए माइनस म्यू नॉट इंटीग्रल जे डॉट डी ए इक्वल टू ज़ीरो। अब ये भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, तो इसको आप एक इंटीग्रेशन में लिख लें और डी ए जो है वो कॉमन ले लें। तो डी ए आपका कॉमन, राइट साइड जो है वो इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे बाकी जो बचेगा वो बचेगा डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट इंटू जे। तो अब आप देखो कि ये जो एरिया है, ये जो सरफेस एरिया, ये जो लूप का एरिया बनेगा, ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। या डी ए ने ज़ीरो के बराबर होना है या इस टर्म ने ज़ीरो के बराबर होना है। तो डी ए कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट होगा डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे विच इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। तो ये था जी बेटा हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एम्पेयर्स लॉ जो है उसकी जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे। थैंक यू जी।